हेलो गाइस, सो हम PT 365 अपनी एनवायरनमेंट के मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बायोजेट फ्यूल। अभी क्या है, जो रशियन ओरिजिन AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, हमने उसमें क्या किया है, DRDO ने सर्टिफाई कर दिया है कि आप जो अपना ब्लेंडेड फ्यूल है, दैट इज़ द बायोजेट ब्लेंडेड फ्यूल, जो कि जेट्रोफा ऑयल से बना है, उससे आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, इसे फ्लाइट को उड़ा सकते हो। ठीक है। रिसेंटली क्या है, रशियन ओरिजिन AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन वॉज फॉर्मली फ्लीट सर्टिफाइड बाई DRDO टू फ्लाई विद द 10%। आप 10% जो बायोजेट ऑयल है उसे ब्लेंड करके ATF के साथ, दैट इज़ द एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ ब्लेंड करके, जो कि जेट्रोफा ऑयल से बना है, उसके साथ ब्लेंड करके आप उसे उड़ा सकते हो। ये पहला AN-32 जो फ्लीट है वो दिसंबर 2018 में फ्लोन हुआ था बायोजेट फ्यूल से यूज़ करके, जो कि ब्लेंड है जेट्रोफा ऑयल साथ में जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का। देखो गाइस, जिस तरह से हम इथेनॉल और पेट्रोल का क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, डीजल और बायोडीजल का फ्लो करते हैं। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में हम क्या करते हैं, बायोजेट ऑयल को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। ये इंडिया का देखो पहला बायोफ्यूल पाउडर फ्लाइट है जो हमने सक्सेसफुली टेस्ट करी। कहाँ से? देहरादून से दिल्ली तक। हमने कब करी थी? अगस्त 2018 में करी थी। और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने क्या करी थी, इसको टेस्ट किया था। इसके साथ क्या है, जो डेवलपिंग इंडिया पहली डेवलपिंग कंट्री बन गई है जिसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। हाईवे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी ये चल रहे हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US में ये ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं ये टेस्ट पर। अब जरा जेट्रोफा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये प्लांट मेनली लैटिन अमेरिका से, लेकिन ये है कि थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, ये वाइड स्प्रेड है, मेनली एरिड और सेमी एरिया ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये ड्रोट रेजिस्टेंस पेरिनेरल प्लांट है, जो कि 75 ईयर्स तक इसकी लाइफ होती है। जेट्रोफा सीड्स में 35% नॉन एडिबल ऑयल होता है। जेट्रोफा ऑयल को आप डायरेक्टली डीजल इंजन्स में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डीजल फ्यूल में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बायोडीजल फ्यूल आप इससे बना सकते हो। जो जेट्रोफा सीड कोक होता है, जो केक होता है, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की एक्सीलेंट क्वालिटी होती है, इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो आप इसे एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड फंजाइसाइड। बायोफ्यूल्स क्या होता है? देखो, बायोफ्यूल क्या होता है, वही देखो आपको समझ में आ रहा है, जो आप ऑर्गेनिक मैटर से जो भी आप फ्यूल तैयार कर रहे हो उसी को हम क्या होते हैं, बायोफ्यूल बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होते हैं। तो कोई 3 तरह के होते हैं मेनली। देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन भी होता है वैसे। ठीक है, पर जो मेनली वो पहले 3 जनरेशन ही हम यूज़ करते हैं। देखो, जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं मेनली फूड क्रॉप से बनते हैं, जैसे व्हीट, शुगर। इसमें हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल को या ऑयल सीड से बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो बायोडीजल है उसे हम यूज़ कर सकें डीजल में ब्लेंड करने के लिए। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स मेनली हम नॉन फूड क्रॉप्स या फीड स्टॉक से बनाते हैं, जैसे जेट्रोफा, वुड, गैसेस, ग्रास सीड क्रॉप्स, ऑर्गेनिक। तो गाइस, ये जेट्रोफा और जो बना, इसका मतलब ये सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, ये मेनली हम क्या बनाते हैं, एल्गा से बनाते हैं, जिसको हम बायोमास को कन्वर्ट करते हैं बायोफ्यूल्स में। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में क्या है, हमारा एम सिर्फ बायोडीजल बनाना नहीं होता, बल्कि हमारा एम ये होता है कि किस तरह से हम जो CO2 एमिशंस हैं उनको कैप्चर कर सकें और उन्हें स्टोर कर सकें। अब हमारे पास क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम्स हैं जिसमें हम बायोफ्यूल्स को प्रमोट कर सकें। देखो, ये आपको पता ही है, जो नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल्स है 2018 में आया था। ये क्या करता है, बायोफ्यूल्स को 2 तरह से कैटेगराइज कर देता है, एक बेसिक बायोफ्यूल्स में, एक एडवांस बायोफ्यूल्स में। बेसिक बायोफ्यूल्स में जो मेनली क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन बायोइथेनॉल और बायोडीजल होते हैं। एडवांस बायोफ्यूल्स में मेनली सेकंड जनरेशन जो इथेनॉल होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो हम फ्यूल्स उनसे बना सकते हैं, या फिर जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जैसे एल्गा से। ठीक है, या फिर बायो CNG। ये तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 2003 में भी लॉन्च किया था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। गाइस, ये हमने आज ही डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा है। इसमें हमने क्या करना है कि हमारा कंसर्न ये है कि 2022 तक क्या है कि हम क्या कर सके, जो इथेनॉल को ब्लेंड कर सके पेट्रोल में, कितना, 10%, ताकि हम अपने जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उसे एड्रेस कर सके, जो कि फ्यूल बर्निंग से होते हैं। ठीक है, साथ में क्या है, हमारा ये भी है कि प्रेजेंटली जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो 21 स्टेट्स और 4 UTs में ऑलरेडी चल रहा है अंडर EPP प्रोग्राम। देखो, हमारा काम यही है कि हम क्या करना चाहते हैं, 10% इथेनॉल ब्लेंड करना चाहते हैं पेट्रोल में बाय 2022, और 2030 तक हम 20% करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो जीवन है, दैट इज़ द जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, इसके अंदर भी क्या है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो लोग इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं यूजिंग द लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास या अदर रिन्यूएबल फूड्स। इस योजना के अंदर क्या 12 कमर्शियल स्केल और 10 डेमोन्स्ट्रेशन स्केल सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को क्या प्रोवाइड किया जाता है, विएबल गेट फंड, मतलब कि PPP पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या करा जाता है, इसे फंड किया जाता है। मेनली 2 फेज में इसको फंड किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, एक 2018-19 से और 2023-24 के। साथ में जो सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी है, जो कि एक टेक्निकल बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो क्या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इस स्कीम की।
ठीक है गाइस। अगली बात क्या, अभी क्या है, रिसेंटली क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू करी है कि जो एरोप्लेन ऑपरेटर्स जो मेनली इंटरनेशनल रूट्स पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा क्या, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। अभी कोर्सिया कहते हैं, कोर्सिया क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन है। ये इस तरह का रेजोल्यूशन है किस तरह से जो आप हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं हम उसे एड्रेस कर सकें, उसे कम कर सकें, जो हमारी इंटरनेशनल एविएशन से होती है फ्रॉम 2021 से 2035 के बीच में हमें क्या करना है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना है। जो भी ऑल सिविलियन इंटरनेशनल ऑपरेशन जो भी अंडरटेक किए जाते हैं या फिर कवर हो जाते हैं कोर्सिया, विद एक्सेप्शंस फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन, मेडिकल एंड फायर फाइटिंग फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं ओशन एनर्जी। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोल दिया कि जो ओशन एनर्जी है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है और ओशन एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी को डिक्लेयर कर दिया। अभी देखो बैकग्राउंड क्या है, देखो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, देखो इंडिया के पास कितना पोटेंशियल है, अगर हम सूटेबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो हम कुछ मतलब कि 1,80,000 मेगावाट की क्या है एनर्जी ओशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। अभी क्या अगर देखा जाए तो टाइडल एनर्जी का इंडिया में जो मतलब पोटेंशियल है वो नियर अबाउट 12,455 मेगावाट है और मेनली जो इसका पोटेंशियल है वो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है। और अगर वेव एनर्जी का पोटेंशियल देखा जाए इंडिया में वो मेनली 40,000 मेगावाट है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है कि अगर कोई भी बंदा एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी से, टाइडल, वेव या ओशन थर्मल एनर्जी से अगर प्रोड्यूस करता है तो इस एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर करेंगे और वो एलिजिबल होएगी फॉर मीटिंग द नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। देखो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको क्या होता है, उन्हें क्या करना होता है कि कुछ क्लीन एनर्जी सप्लाई को क्या करना होता है, मतलब कि मतलब खरीदना होता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन है वो हर एक स्टेट पावर रेगुलेटर्स क्या है वो फिक्स करता है। जो डिस्कॉम्स क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज हैं, वो इस रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को इनसे खरीद सकती हैं, ठीक है, इन लिवाई ऑफ मैंडेटेड क्लीन एनर्जी सप्लाई फ्रॉम द डेवलपर्स और द रिन्यूएबल पावर जनरेटर, ठीक है। अब ओशन एनर्जी को हार्नेस करने की क्या क्या टेक्नोलॉजी, देखो आपको पता ही होगा जो टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी मेनली क्या है, जो हम टाइड से करते हैं, हमारे समुद्र में दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं, हर 12 घंटे वैसे 25 मिनट बाद आती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। जो डिफरेंस होता है मतलब कि जो लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी से क्या है हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेनली क्या होता है डिफरेंस जो होना चाहिए वाटर हाइट लो और हाई टाइड में, वो मेनली कितना होना चाहिए 5 मीटर का होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक पोटेंशियल टाइडल एनर्जी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 5 मीटर या फिर नियर अबाउट 16 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो यही बताया है। वेव एनर्जी में क्या होता है, देखो ये भी हम कब प्रोड्यूस करते हैं, इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ डिवाइस आइदर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन और मूव टू द ओशन फ्लो। देखो इसमें क्या, देखो टाइडल एनर्जी में मेनली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का हम मतलब मेजर करते हैं और वेव एनर्जी में मेनली क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, मतलब कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, पम्प्स फ्लूइड थ्रू द टरबाइन, ठीक है। तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, आप ये पढ़ लेना टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी क्या होता है। देखो करंट एनर्जी में क्या होता है, जो मैराइन करंट होता है उसे हम ओशन वाटर करंट जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहता है, टाइड्स भी क्रिएट करती हैं करंट दैट फ्लो इन द 2 डायरेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, वही क्या करती है, करंट एनर्जी हमें प्रोड्यूस करती है। एक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, जो सरफेस और जो डेप्थ, सरफेस और डेप्थ के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये जो डिफरेंस होना चाहिए मेनली 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें भी 2 टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्लोज साइकिल मेथड, एक ओपन साइकिल मेथड, ठीक है। तो गाइस ये पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि आंसर राइटिंग में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट। इंडिया का जो पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है उसे सेटअप किया गया, कहाँ पे, तलचार उड़ीसा में किया गया। देखो कोल गैसिफिकेशन क्या होती है, एक क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं, कोल को कन्वर्ट करते हैं सिंथेसिस गैस में या तो सिन गैस में बोलते हैं। सिन गैस क्या होता है, मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं कोल गैसिफिकेशन में, इसमें कोक होता है, कोल तार, सल्फर, एमोनिया, फ्लाई ऐश होते हैं, जिनके सबके अपने अपने यूज़ हैं। जो CO2 और एमोनिया को हम फर्दर रिएक्ट करा के क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। सिन गैस को हम अलग वेराइटी ऑफ अदर एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन भी हम बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, सीमेंट ये सब बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा क्लीन कोयल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसका एम यही है कि ताकि जो मतलब कि हम कोयले की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट है हम उन्हें किस तरह से कम कर सकते हैं। अब हम कैसे कम कर सकते हैं, या तो कोयले को प्यूरीफाई कर लें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी देते हैं। कोल वॉशिंग, कोल वॉशिंग में हम क्या करते हैं, जो पहले क्रस्ट कोल है ना उसे हम वॉश कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो अनवांटेड मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाता है। वेट स्क्रबर्स में हम मेनली क्या करते हैं, डिसल्फराइजेशन
डीसल्फराइजेशन होता है। देखो डीसल्फराइजेशन में इसका होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड ओमिशंस होते हैं, जो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर सकती हैं, हम उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर्स में क्या होता है, देखो आपको नाम से ही पता चलेगा, हम इसमें कुछ क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनका जो क्रिएट करती हैं गैस, उनको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेंट्स में मेनली क्या करते हैं, जो पर्टिकुलेट मैटर है उन्हें रिमूव कर देते हैं, जो कि मेजर कोज है अस्थमा का या रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स का। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में हम क्या करते हैं, मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लार्ज पॉइंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, सीमेंट फैक्ट्री या बायोमास पावर प्लांट से, उसे हम क्या करते हैं, या तो किसी और स्टोरेज साइट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। या फिर उसे इस तरह डिपॉजिट कर देते हैं कि ताकि वो एटमॉस्फेयर में एंटर ना कर पाए नॉर्मली, या तो अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत अच्छी है, जो अभी के रिसेंटली जो नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो अभी कहाँ खोला गया, IISc बेंगलोर में खोला गया। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अभी के जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने रिसेंटली रिलीज़ किया स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। अब हमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, और किसके अंडर, प्रोविजन के अंडर है, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। इसका काम क्या है, जो पॉलिसीज़ या जो भी स्ट्रेटेजीज बनाती है उसे असिस्ट करती है, ताकि हम किस तरह से जो हमारी जो एनर्जी इंटेंसिटी है हम उसे रिड्यूस कर सकें। ये करती है, कोऑर्डिनेट करती है विद डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स और डेजिग्नेटेड एजेंसी, ताकि हम किस तरह से जो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसे यूटिलाइज़ कर सकें, या इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बना सकें, ताकि क्या हम जो एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। हम जरा इस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या कर रही है, एनर्जी एफिशिएंसी की प्रोग्रेस को ट्रैक करेगी 36 स्टेट्स और यूटीज़ में बेस्ड 97 इंडिकेटर पे मेनली करेगी। तो पहली बार जो ये इंडेक्स आया था ये 2018 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद क्या इंडिया ने डेवलप किया, इंडेक्स जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में, किसके एसोसिएट होकर, एलियंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ। अब क्या है, इसके अंदर क्या है, मेनली क्या करेंगे, देखेंगे कि एनर्जी को असेस करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स को असेस करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैटर में, मेनली 5 सेक्टर में, दैट इज द बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम। इस कैटेगरी में हम मेनली जो रैंक करेंगे स्टेट्स को फ्रंट रनर, अचीवर, कॉन्टेंडर और एस्पायरेंट से रैंक करेंगे। ठीक है। क्या क्या उन्होंने एफर्ट्स लिए, क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं एनर्जी को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने में। तो जो न्यू इंडिकेटर्स हैं इस साल, जो नए इंडिकेटर्स हैं उसमें एक ऐड हुआ है, दैट इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को भी ऐड किया है। ठीक है। अभी क्या है, जो इस बार का जो रैंक है उसमें कोई भी फ्रंट रनर स्टेटस में तो नहीं है, लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जो कि अचीवर कैटेगरी में, वो हरियाणा, कर्नाटक और केरल। तो गाइस आपको जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उसका पता होना चाहिए, दैट इज़ हरियाणा, केरला एंड हरियाणा, कर्नाटक एंड द केरला। 6 स्टेट्स के ऑलरेडी 6 स्टेट्स ने क्या किया, इस कोड को अमेंड किया, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जो उनको रीजनल या जो लोकल कंडीशन है उसके हिसाब से इन्होंने अमेंड किया। 4 स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को क्या कर रही हैं, इनकॉर्पोरेट कर चुकी हैं म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज में। ठीक है। अब जरा पढ़ लेते हैं इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान क्या है। देखो इंडिया कूलिंग एक्शन अभी क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। 2019 में ये उनाटे एक स्कीम दैट इज द अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, ये लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च किया था, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, और साथ में जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी प्लान है, ताकि किस तरह से हम जो एनर्जी एफिशिएंसी उसे एक्सेलरेट कर सकें। तो ये उनाटे क्या करा था, लॉन्च किया था। इसका एम देखो, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का एम यही था कि जो हमारी कूलिंग डिमांड है, देखो आजकल कितनी एसी की डिमांड चल रही है, तो हम अपनी कूलिंग डिमांड को रिड्यूस कर सकें 20 से 25% 2037-38 तक, और फिर उसके बाद हम 25 से 40% रिड्यूस कर सकें विद इन द सेम पीरियड। ठीक है। अब हम वो कैसे करेंगे, मतलब कि बिल्डिंग्स में कुछ इस तरह से, मतलब कोड बनाओ, वेंटिलेशन प्रॉपर रखो, ठीक है, या हीटिंग जो भी है उन सबको प्रॉपर रखो, तो क्या है हम कूलिंग डिमांड को कम कर सकते हैं। उनाटे ने एक रोड मैप भी प्रोवाइड करा था कि किस तरह से हम जो हमारा जो गोल है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का, और किस तरह से हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से बताया भी था। जो दोनों प्लान्स था उनका काम यही था कि किस तरह से हम जो एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव था उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके, ताकि हमारी एनर्जी डिमांड रिड्यूस हो सके और जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो सके। ठीक है। इसके साथ कुछ एक रिलेटेड न्यूज़ और है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नोटिफाई किया था न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एयर कंडीशन। तो गाइस ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको शायद एक बार पहले भी कहीं पढ़ाया। 24 डिग्री सेल्सियस आपको पता भी, एसी में आप 18 डिग्री सेल्सियस भी कर लेते हो, 16 डिग्री सेल्सियस भी कर लेते हो, लेकिन क्या है 1 जनवरी 2020 से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने मैंडेटरी कर दिया, जो भी रूम एसीज होती हैं उस पर 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम क्या होगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी फॉर ऑल द रूम एयर कंडीशनर जो कवर्ड है अंडर द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। देखो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम में यही है कि ताकि कंज्यूमर क्या कर सके, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर सके, जो मेनली क्या हाउस होल्ड या फिर जो अदर इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो घर में। ठीक है। मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट
इक्विपमेंट और अप्लायंसेज, इसमें मेनली कौन कौन से हैं, देखो रूम एसी कंडीशनर तो है ही, साथ में एलईडी लैंप्स, कलर टीवी, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सब इनमें अवेलेबल है। ठीक है, जिसके जितने स्टार्स हैं इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी उतना एफिशिएंटली यूज़ की जा रही है। एडिशनली क्या स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, इसको भी रिवाइज किया गया। देखो गाइस, ये मैंने पहले भी बताया, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो ये होता है कि आपने जो एसी है, सपोज फॉर आपका एसी है, उसने जो आपके रूम में कूलिंग करी तो उसमें उसने कितनी बिजली खाई है, उसी को क्या बोलते हैं, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो इज द रेशो ऑफ टोटल एनुअल अमाउंट ऑफ हीट दैट द इक्विपमेंट कैन रिमूव फ्रॉम द इंडोर एयर व्हेन ऑपरेटेड फॉर कूलिंग इन एक्टिव मोड टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। मतलब कि जब उसने रूम ठंडा किया तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। तो भी एडिशनल के स्टैंडर्ड्स को भी ऐड किया। अब हम जरा ये पढ़ लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के 2017 में आया था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को मैंडेटरी किया है कि आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स में इस कोड के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग्स बनानी है। ये कोड किसके द्वारा किया गया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, उसके द्वारा किया गया था। पर्पस इस कोड का यही था ताकि हम एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन के हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हुए, ठीक है, मतलब देखो बात ये है कि हमारे एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ हो सके और जो कूलिंग डिमांड है वो हमारी कम हो सके। ठीक है, ये उन बिल्डिंग्स के लिए जिनका जो लोड है वो 100 किलोवाट है, उससे ज़्यादा है, मेनली जो कमर्शियल पर्पसेस में होते हैं। बाकी जो बिल्डिंग प्राइवेट रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए वो इस कोड के अंदर नहीं आती। ठीक है, इसने 2 एडिशनल सेट्स भी दिए हैं कि अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जो उसकी खपत बहुत ज़्यादा होगी तो उनको 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। एक तो ईसीबीसी प्लस बिल्डिंग कोड है, साथ में सुपर ईसीबीसी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 2 और उसमें रिक्वायरमेंट्स है। जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है फॉर लाइटनिंग लेवल्स, हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड द एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा एड्रेसिंग दिस को। सो एक आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो से हम कुसुम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।